हरियाणा में 3,000 से अधिक पदों पर पीजीटी की वैकेंसी निकली है। इस वैकेंसी की जो विशेष बातें हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस क्या होगा, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के क्या बातें हैं, सारे नियमों की जो नए नियम बनाए गए हैं हरियाणा में वैकेंसी के लिए, सारे नियमों की बहुत गहराई से जानकारी एक विद्यार्थी को आवेदन करने से पहले होनी चाहिए। और ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। वीडियो को थोड़ा सा लंबा करना है मुझे, ताकि हर बात को बहुत डिटेल में आप तक समझाया जा सके, पहुंचाया जा सके। तो थोड़ा धैर्य से वीडियो को देखिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकर। आप लोग जुड़ गए हैं संस्कृत पाठशाला में। जब हरियाणा की वैकेंसी को, नोटिफिकेशन को आप लोग देखोगे तो यहाँ दो तरह से पोस्ट निकालते हैं ये। एक पूरे हरियाणा के कॉलेजेस जो होते हैं उनमें कहीं भी आप लोगों को पोस्टिंग चाहिए तो वो रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंतर्गत वो पोस्ट काउंट होती है, वो कॉलेज काउंट होते हैं। मेवात कैडर के जो कॉलेज हैं विशेष रूप से उनके लिए भी अलग से वैकेंसी निकालते हैं। तो आप लोग जैसा आपके चॉइस होगी, प्रेफरेंस आपसे मांगेंगे, फॉर्म भरते हुए आपसे पूछेंगे आपको रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर चाहिए या मेवात कैडर चाहिए, तो आप अपनी चॉइस का कैडर जो है वो ले सकते हैं। हालांकि मिलेगा वो आपको आपकी मेरिट के आधार पर। तो खैर ये हुई कैडर की बात। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आपको जो है वो regn.hpsc.gov.in पर भी जाके आवेदन कर सकते हैं, या फिर एचपीएससी पर आपको सीधा लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की तिथियों को बताया गया है कि 25 जुलाई से लेकर के 14 अगस्त तक आपको आवेदन करने का टाइम रखा गया है। अब इसकी और जो विशेष बात यह है कि अप्लाई करते हुए आपको क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने बनवा करके तैयार कर लेने हैं, जो कि वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। कोई परेशानी होती है आपको फॉर्म भरते हुए, आपने पेमेंट किया वो अटक गया है, या आपको पता ही नहीं चल रहा है आपका फॉर्म सबमिट हुआ है नहीं हुआ है, प्रिंट नहीं निकल रहा है, किसी भी परेशानी होने पर आप लोग उस नंबर पर या फिर इस मेल आईडी पर मेल करके, मेल जरूर कर दीजिएगा अगर कोई परेशानी होती है तो, क्योंकि इससे आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि मैंने मेल किया था और मेरा समाधान हुआ या नहीं हुआ। पोस्ट की जानकारी पढ़ के तो आपको जब देखोगे, आपको अपने सब्जेक्ट की पोस्ट यहाँ लिखी हुई है और कैडर लिखा हुआ है उसके सामने। बस एक बात, खास बात जो है यहाँ समझने की वो ये है, वैकेंसी का जो टोटल नंबर है, जैसे 233 बायोलॉजी की वैकेंसी है, इनमें पहले कैटेगरी के हिसाब से बांटा इनको, जनरल, एससी, बीसी और ईडब्ल्यूएस में बांट दिया है। फिर उसी कैटेगरी का 33% जो है वो महिलाओं के लिए इसी पोस्ट में से, जनरल की 128 पोस्ट है, महिलाओं के लिए जो है वो 42 पोस्ट अलग से हैं रिजर्वेशन, इसी में ही, इन्हीं में से 42 पोस्ट महिलाओं की हैं। और इन्हीं 128 में से 6 पोस्ट जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए हैं, और उन्हीं 128 पोस्ट में से 3 पोस्ट जो है वो अलग अलग से, या जो है वो फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 4% जो है वो अलग से निकाली गई हैं। तो ये कुल मिलाकर के पोस्ट का बाइफरकेशन इस तरह से है। हर सब्जेक्ट की आप लोगों को पोस्ट लिखी हुई है, तो नोटिफिकेशन में आप लोग पढ़ ही लोगे, इसकी तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। और लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि 33% पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है, और आपको बस अपनी प्रेफरेंस चुननी होगी, उसके आधार पर आपको फाइनल ज्वाइनिंग में इस बात का ध्यान रखा जाएगा। एलिजिबिलिटी की जब मैं बात करता हूं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो 10th तक जो है आप लोगों ने मैट्रिक्स में आपने हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय रहा हो। अगर हिंदी और संस्कृत में से कोई एक विषय नहीं रहा, तो फिर आप लोगों का थ्रू आउट जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में आपके पास जरूर होनी चाहिए। अगर वो हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं है तो फिर आप लोग यहां पर आवेदन नहीं कर पाएंगे, ये विशेष बात है। एचटेट आप लोगों के लिए मांगा गया है। यहां सीटेट जो है वो काम नहीं करता है, या कोई और टेट काम नहीं करता है, हरियाणा का ही टेट होना चाहिए। यहां पर ये विशेष नियम इसके लिए रखा गया है। और एक बात, दूसरी बात यह भी है कि आप लोगों को एक शब्द लिखा हुआ है यहां पर, एस्टेट, या तो एचटेट या फिर एस्टेट। एस्टेट जो है वो पहले हरियाणा टेट का नाम, एचटेट का नाम जो है वो स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता था। तो इस एस्टेट को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा, इससे कोई नया टेट नहीं है ये वाला कि जो मान्य होगा। हरियाणा में केवल और केवल एचटेट के आधार पर आप लोगों को जो है वो ज्वाइनिंग मिलेगी। और आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को बहुत ध्यान से समझना, नीचे इसको जो है वो बताया गया है, मैं वहीं चर्चा करूंगा। अगर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं है तो भी आप लोग इसमें बाहर हो जाओगे फाइनल ज्वाइनिंग में। और आपको एचटेट होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, दो बात तो है ही। पीजीटी आप लोगों का जो है, अच्छा एचटेट भी जो है वो लेवल 3 होना चाहिए। लेवल 3 का मतलब ये जो पीजीटी के लिए लेवल 3 होता है वो वाला एचटेट आपके पास होना चाहिए। लेवल 2 या लेवल 1 के आधार पर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मास्टर्स आप लोगों का होना चाहिए जिस विषय में आप आवेदन करोगे 50% के साथ। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 50% आपका होना चाहिए, और बीएड इसकी डिग्री इसके साथ होनी चाहिए। सभी के लिए यही नियम है। आप लोगों को इसको पढ़ करके देखेंगे तो ये नियम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है वो, इसमें एक बात कही है इन्होंने
कि एक सर्विसमैन गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को एलिब्रेशन करते हुए जो है इन्होंने बताया है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब ये है कि आपको 50% मार्क्स होने चाहिए एवरेज में। मान लिया आपके जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। अगर आप 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब का काउंट करके 50% बन रहा है तो। नहीं बन रहा है सारा का सारा 50% नहीं बन रहा है, 49.5 बन रहा है, तो आप बाहर कर दिए जाओगे। और इसमें विशेष रूप से कहा गया है कि जो कंप्यूटर साइंस है उसके लिए जो है वो 55% रखा गया है, कंप्यूटर साइंस के विशेष रूप से। तो ये बात हुई इसमें सामान्य रूप से। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो आप लोगों के पास होने चाहिए, चाहे वो कैटेगरी का है, चाहे वो आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो 14 अगस्त से पहले पहले आपके हाथ में होना चाहिए, जिसके आधार पर आप लोग आवेदन करेंगे। मान लिया किसी ने बीएड किया है, उसका मार्कशीट जो है वो 15 अगस्त को आई, तो वो अपीयरिंग माना जाएगा और वो आवेदन नहीं कर पाएगा। ये बात यहाँ विशेष ध्यान से रखिएगा। अपीयरिंग वालों के लिए जो है इसमें जगह नहीं है। आपके पास डॉक्यूमेंट जो है वो आपके हाथ में होने चाहिए, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट आपके पास। तो अभी जैसे कि कैटेगरी वाले जो डॉक्यूमेंट है, जैसे ईडब्ल्यूएस का है, उसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है, तो आपको अभी बनवा लेना चाहिए वो वाला। इस 2024-25 सेशन के लिए जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनेगा, उसी के आधार पर आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, और वो 14 तारीख से पहले पहले बना होना चाहिए। तो आपको दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट बनवाने का टाइम आपके पास पूरा पूरा है। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जो है आज मार्क्स इतने हैं और उसने इंप्रूवमेंट दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आप दोबारा अपने बढ़े हुए मार्क्स जो है उसके बाद लगा दो। आपको 18 तारीख से पहले पहले जो नंबर आपके हैं उन्हीं के आधार पर आपको यहाँ से ज्वाइनिंग मिलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा और जो महत्वपूर्ण बात है, अब बात कर लेते हैं कि एज के बारे में आगे बात करेंगे। इसमें ना कैसे एंट्रेंस होगा आप लोगों का, 3 टेस्ट होंगे पीजीटी के लिए जो है वो 3 टेस्ट होंगे। एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट जो आप लोगों का एमसीक्यू बेस्ड होगा, जो पहले होगा उसमें से पोस्ट के 4 गुना लोग बुलाए जाएंगे, वो सब्जेक्टिव टेस्ट देंगे। सब्जेक्टिव टेस्ट रिटर्न होगा, जैसे आप लोगों का मास्टर्स में आप लोगों ने एमए के एमएससी के एग्जाम लिखे होंगे, एक डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना, 18 क्वेश्चन होंगे उसमें, 18 में से 15 प्रश्न आप लोगों को करने होंगे, जो कि 10-10 नंबर का एक एक प्रश्न होगा, 150 नंबर का आप लोगों का सब्जेक्टिव होगा, और तीसरा चरण होगा इंटरव्यू, इन्होंने दिया हुआ है। तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आप लोगों का एमसीक्यू होगा, 100 नंबर का, 2 घंटे का टेस्ट होगा। इसमें सिलेबस वही है जो सिलेबस आप लोगों का सब्जेक्टिव का है। यूजीसी नेट का सिलेबस कॉपी किया है, इसमें यूजीसी नेट का सिलेबस सभी विषयों का उठा करके दिया है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना, यूजीसी नेट वाला जैसा पेपर आता है, आपको तैयारी करने के लिए अब यूजीसी नेट लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, वही पेपर उठाना पड़ेगा। उसके आधार पर आप लोगों को 100 नंबर का पेपर होगा, केवल सब्जेक्ट का होगा ये वाला। और इसमें जो है वो एक बात ध्यान रखने की है कि ABCD के साथ ई मार्क ई ऑप्शन भी होगा। अगर आप लोगों को ABCD नहीं भरना है, खाली छोड़ना है, खाली नहीं छोड़ सकते, ये इसलिए किया गया है ताकि आप लोगों की कॉपी के साथ धांधलेबाजी ना हो जाए। पता चला आप लोगों ने जो है वो मार्क करके कुछ ब्लैंक छोड़ दिए, और ब्लैंक क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, कोई व्यक्ति जो है आपके स्थान पर आपका नुकसान करने के लिए उल्टे सीधे गोले कर दे तो आपको नुकसान हो जाएगा उसका। तो आपको जो है वो ABCD के साथ ई जरूर जो है वो, अगर ABCD में से आपको कोई भी नहीं आवेदन आंसर करना है, ई जरूर आंसर करना पड़ेगा। ये बात बहुत 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 ध्यान रखना, बहुत सारे लोग इस कारण से बाहर हो जाएंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि अगर आप लोगों को कोई अटेम्प्ट नहीं करना है क्वेश्चन, तो आपको ई जरूर सर्कल कर देना। अगर आप लोगों ने 10 से ज्यादा क्वेश्चन जो है, 10% से ज्यादा, मतलब 10 क्वेश्चन आप लोगों ने जो है, 10 से ज्यादा क्वेश्चन जो है अगर आप लोगों ने ब्लैंक छोड़ दिए, ABCD कोई भी नहीं भरा, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो गए हैं पहले से ही, ये कहा गया है। नेगेटिव मार्किंग है इसमें, गलत आंसर देने पर जो है वो आप लोगों को चौथाई भाग काट लिया जाएगा। और आपका जो पेपर होगा वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स का केवल अंग्रेजी में आएगा। और जो बाइलिंगुअल पेपर होंगे आप लोगों का कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का पेपर जो है वो दोनों भाषाओं में होगा। बाकी की जो भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, इनका पेपर उसी भाषा में होगा जिस भाषा का वो पेपर है। ये बात ध्यान रखने की यहाँ पर। और इसमें कहा गया है कि 4 गुना अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे, मेरिट बनाएंगे, पोस्ट जितनी है उसकी 4 गुना लोगों को जो है वो बुलाएंगे सेकंड सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए। सब्जेक्टिव टेस्ट में जो है इन्होंने कहा, अच्छा एक बात और है, अगर 25% ये बात भी ध्यान रखना है कि 4 गुना भी तभी बुलाएंगे
मिनिमम 25% जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट में जिसने लाए हो, पता चला स्क्रीनिंग टेस्ट ऐसा हुआ और किसी के नंबर जो है वो 25% ना आ पाए, तो वो फिर 4 गुना छोड़ो, चाहे वो 3 ही गुना बचे या 2 गुना बचे या आधे बचे, उन्हें ही सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर ये कह रहे हैं कि अगर कहीं ऐसा होता है कि अभ्यर्थी ज्यादा नहीं है, देखो इन्होंने लिखा है वेयर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज लेस और नियरली 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, क्योंकि जितने नंबर हैं उसके 4 गुना अभ्यर्थी छांटने हैं स्क्रीनिंग टेस्ट से। पर किसी पोस्ट में जैसे कि कहीं 40 पोस्ट हैं और या मान लिया 400 पोस्ट हैं और आवेदन जो है वो किए ही 1000 लोगों ने हैं या 1500 लोगों ने हैं, तो वो 4 गुना तो पहले ही छटे हुए हैं, उनको जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधा उनका सब्जेक्टिव टेस्ट कराया जाएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट उनका नहीं कराया जाएगा। सामान्य बात जो है आप लोगों को यहीं से हुई है। और इसके व्यतिरिक्त आप लोगों को कहा गया है जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा 3 घंटे का होगा, 150 नंबर का पेपर होगा, ये क्योंकि डिस्क्रिप्टिव होगा, आप लोगों को 10-10 नंबर के जो हैं वो 18 प्रश्न होंगे, जिनमें से केवल आपको 15 प्रश्न करने होंगे। सब्जेक्टिव टेस्ट आप लोगों का इस तरह से लिया जाएगा। सिलेबस वही है जो यूजीसी नेट का सिलेबस है और जो इन्होंने दिया हुआ भी है नोटिफिकेशन में नीचे आप लोगों को, वही सिलेबस है इस तरह से आप लोगों को। और हाँ, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो लैंग्वेज हुक वाला पेपर होगा वो आपको लैंग्वेज में ही लिखना होगा। संस्कृत का पेपर संस्कृत भाषा में उत्तर देना होगा, अंग्रेजी का पेपर अंग्रेजी भाषा में, हिंदी का हिंदी भाषा में उत्तर देना होगा। ये बात विशेष ध्यान देने की है यहाँ से, नहीं तो आप लोग पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और आप लोगों को यहाँ से 2 गुना अभ्यर्थियों को जो है फाइनली फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, वो मेरिट बनेगी 87.5% मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे स्क्रीनिंग टेस्ट के, सब्जेक्टिव टेस्ट के। तो सब्जेक्टिव टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट के मेरिट में नंबर नहीं जोड़ेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट केवल इसलिए है कि 4 गुना लोग छांटने हैं। बाकी सब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो फाइनल ज्वाइनिंग देने के लिए है, उसके 87.5% अंक जो है वो जोड़े जाएंगे। तो आपका जितना बढ़िया पेपर सब्जेक्टिव होगा उसके आधार पर फिर आप लोगों को जो है वो ज्वाइनिंग मिलेगी। इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल नहीं है, 12.5% कुल रखा है, तो धांधलेबाजी की जो है बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, ये अच्छी बात है। फिर आप लोगों को कह रहे हैं कि इंटरव्यू में भी आप लोगों का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करेंगे, ज्यादा कठिन काम नहीं रखा जाएगा। फिर आपको सर्विस के बारे में कह रहे हैं कि भाई देखो कौन आवेदन कर सकता है, पूरे भारत से कोई भी आवेदन कर सकता है, पर तब आवेदन कर पाएगा बाकी जब एचटेट होगा, क्योंकि भारत के लोग हम यहाँ चिल्लाते हुए कहते रहते हैं एचटेट भर लो, लोग एचटेट का आवेदन जो है वो नहीं करते हैं। एज लिमिट बताई गई कि 18 कम से कम होनी चाहिए और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। 42 वर्षों में, और वो भी 14 अगस्त 2024 को छूट दी गई है कुछ, किसमें, शेड्यूल कास्ट हरियाणा के 5 वर्ष की छूट है, हरियाणा के बैकवर्ड को छूट है, और जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको जो है 5 वर्षों की छूट है, मतलब 42 और 5 47 वर्ष तक जो है वो आवेदन कर सकते हैं। और जो मिलिट्री पर्सन है या फिर जो मिलिट्री सर्विस में जो है वो डिसेबल हो गए हैं, उनकी महिलाओं को जो है 5 वर्षों की छूट दी है। विडो को भी जो है वो 5 वर्षों की छूट है, विधवा महिला को। और जो जुडिशियली जो सेपरेटेड हैं, जिन्होंने तलाक ले लिया, उन्हें 5 वर्षों की छूट है। और इसके अतिरिक्त जो अनमेरिड वुमेन है उसको 5 वर्षों की छूट है एज में, हमारी किसी का 47 वर्ष तक विवाह नहीं हुआ है तो उसको जो है यहाँ पर 5 वर्षों की छूट दी है। एक्स सर्विसमैन को जो है वो जितना जो एज है, जितना सर्विस में वो रहे हैं उस हिसाब से छूट दी हुई है यहाँ पर। और जो लोग यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर रहे हैं या फिर जो है वो उस पोस्ट पर एडहॉक पे कॉन्ट्रेक्चुअल पर जो है वो काम कर रहे हैं, आपको चार्ज मिला हुआ है उस पोस्ट का, तो उसमें भी उनको जो है 1 साल की छूट जो है वो 1 सेशन के आधार पर मिलेगी। अगर आप 1 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल पर रहे हैं तो आपको 1 साल की एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। ये 52 वर्ष से ज्यादा का अधिक व्यक्ति जो है, मान लिया किसी ने 10 वर्षों तक काम किया, 42 वर्ष जो है वो है और 42 में 10 वर्षों की छूट मिल गई, पर 15 वर्षों तक काम किया तो वो 15 वर्षों की छूट नहीं मिलेगी, अधिकतम 52 वर्ष वाला ही व्यक्ति आवेदन कर पाएगा। कुल मिला के बात ये है ये। और यहाँ से जो बाकी विशेष बातें मैंने रिजर्वेशन वाली आपको काम की समझाई दी हैं। बस एक बात ये ध्यान रखिएगा कि आपके सर्टिफिकेट जो है वो 14 अगस्त से पहले पहले के बने हुए हो, और जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो 1 साल के लिए ही वैलिड होता है, उसे आप लोग दोबारा से बनवा लीजिएगा अगर आप लोगों का पुराना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, 2024-25 सत्र के लिए बनवा लीजिएगा। फीस के बारे में बात करेंगे तो जो है वो मेल कैंडिडेट्स, चाहे वो हरियाणा के या पूरे भारत से कोई भी जनरल कैंडिडेट है, 1000 रुपये आवेदन करना होगा, 1000 रुपये शुल्क लगेगा उसका। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो जनरल कैटेगरी के जो है वो लेकिन हरियाणा के हों
तो या फिर जो है वो अदर स्टेट की हो फीमेल, सबको 250 रुपये है। बाकी रिजर्व कैटेगरीज जो है वो उन सबके लिए जो है वो 250 रुपये फीस रखी गई है। बाहर वाले जो सामान्य में आते हैं वो 1000 रुपये हैं। तो ये आप लोगों को फीस का स्ट्रक्चर हो गया है, मेरी तरफ से पूरी जानकारी हो गई है। कुछ और बातें हैं, वो ये हैं कि जो दिव्यांग लोग हैं, उनको दृष्टिबाधित लोग हैं, उनको अगर अपना एक कोई व्यक्ति रखना है या फिर बेंचमार्क डिसेबिलिटी है किसी को, उसे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो उसे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। 1 घंटे पर 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगी उसको 3 घंटे के पेपर में, या 2.5 घंटे 2 घंटे के पेपर में 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगी, 3 घंटे के पेपर में उसे 1 घंटा फालतू मिलेगा। उसके लिए पर उन्हें एक बार अप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए ये बात ध्यान देने की है। यहाँ पर बिना अप्लाई करे नहीं मिलेगा आपको। ये मेरी तरफ से मुख्य बातें इस नोटिफिकेशन की हो गई है। सिलेबस जो आप लोगों को बताई दिया मैंने, यूजीसी नेट वाला सिलेबस है, नीचे दिया हुआ है, हर सब्जेक्ट का आप लोग चेक कर लीजिएगा। बाकी मन में कोई भी प्रश्न है आवेदन करने से पहले मुझे जरूर पूछ लीजिएगा, मतलब किसी को भी एक बार जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के छोड़ दीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का आंसर करेंगे। फिर बाकी की जो और बातें हैं, फॉर्म कैसे भरना है, उस पर एक वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे ताकि आप आसानी से फॉर्म भर पाएं। कौन किस विषय के लिए आवेदन कर रहा है और इस पर फिर प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ मिलेंगे, सब चीजें आप लोगों को यहाँ संस्कृत पाठशाला चैनल पर दी जाएंगी, सब जानकारी आप लोगों को। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा और फॉर्म जो है वो टाइम से भर दीजिएगा, लेट करने से आपका नुकसान हो सकता है। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।